सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपको बता दूं भाई, एक तो मैं दिल्ली से बाहर था और उसके बाद मतलब दिल्ली आने के बाद मैं थोड़ा-सा बीमार हो गया, जिस वजह से क्लासेस नहीं या लेक्चर आपके में अपलोड नहीं कर पाया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आज हम करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 10 और हमें अब क्या करना है सर, हमें करने हैं क्वेश्चंस। एक मेरे पास क्वेरी भी आई थी, शायद अंशुमन ने पूछा था कि सर आप क्वेश्चंस जो करा रहे हो ना, जो आप करा रहे हो समझ तो आ रहा है, लेकिन जैसे उस क्वेश्चन को हमें एग्जाम में लिखना है, उसमें दिक्कत आ रही है कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो मैंने उसको कहा था कि जब मैं आपको लास्ट में क्वेश्चंस कराऊंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से आपको उसका आंसर करना है। ठीक है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चंस करने से पहले आपको जितना मैंने पढ़ाया है वो सारा याद होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। तो थोड़ा सा बीच में गैप आ गया था, तो आप एक बार रिवाइज कर लेना जरूर से। फ्रॉम द फॉलोइंग, चलिए सीए साहब मेरे साथ साथ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश बाय मिस्टर अनिरुद्ध ने अपनी कुछ इनकम फर्निश करी है प्रिटेनिंग टू द ईयर एंडेड 31/3/2025। यानी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, माइंड इट, फाइनेंशियल ईयर नॉट असेसमेंट ईयर, वो 31/3/2025 यानी 24-25 की बात कर रहे हैं। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर 25-26। तो असेसमेंट ईयर तो सर हमारे जो प्रीसीडिंग, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उससे आगे वाला होता है। तो असेसमेंट ईयर 25-26 है, इसका मतलब मेरा फाइनेंशियल ईयर हो गया 24-25। फिर कह रहा है कि अगर मान के चलो वो क्या है, रेजिडेंट है। और कौन सा रेजिडेंट? ऑर्डिनरी वाला। दूसरा रेजिडेंट है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी वाला। और तीसरा कौन सा है? नॉन रेजिडेंट। तो इसके लिए ये सारी इनकम्स दे रखी है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। वो कह रहा है कि भाई इतने टाइप की इनकम है, 5 टाइप की इनकम है, जो ये बताना है कि अगर वो आर मतलब आर ओ आर होता, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और क्या होता सर उस नॉन रेजिडेंट, तो क्या होता। देखो सर, हमें पता है कि किसी भी इनकम को, कोई भी इनकम अगर उसको टैक्स करना है इंडिया में, तो दो चीजें देखनी होती हैं। कौन कौन सी चीजें सर? एक तो देखना पड़ता है उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस, और दूसरा देखना पड़ता है स्कोप ऑफ इनकम। अब रेजिडेंशियल स्टेटस तो सर हमें पता है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। ऑर्डिनरी वाला होता है तो सर उसको तो दुनिया जहान की इनकम इंडिया में टैक्स होती है। नॉन रेजिडेंट होता है अगर, मतलब सॉरी नॉन रेजिडेंट नहीं, नॉट ऑर्डिनरी होता है, नॉट ऑर्डिनरी अगर रेजिडेंट है वो, तो उसको सिर्फ एक एडिशनल इनकम जो है, ये एक्चुअली दोनों बराबर होते हैं, यानी कि नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट दोनों लगभग बराबर हैं। लेकिन डिफरेंस ये आता है सर, ये जो नॉट ऑर्डिनरी वाला है, इसको एक इनकम अलग से टैक्सेबल होती है जो नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल नहीं होती। वो होती है सर बिजनेस इनकम, जो कि कनेक्शन है विद इंडिया। जैसे मैंने बताया था, ऑफिस इंडिया में खोल रखा है, रजिस्टर्ड इंडिया में, उसने बोर्ड वोर्ड लगा रखा है, पर काम कहीं और कर रहा है, लेकिन कनेक्शन कहाँ है? इंडिया में। तो वो आर एन ओ आर वाले को टैक्सेबल होती थी, नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल नहीं होती थी। एक तो ये पार्ट रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। दूसरा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम की बात अगर हम करते हैं तो सर यहाँ पे दो चीजें थी। एक तो रिसीव्ड इन इंडिया, एक नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड इन इंडिया और दूसरा था क्या कहते हैं, डीम टू अक्रू और सॉरी अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, दो चीजें थी, एक तो रिसीव इन इंडिया होनी चाहिए या फिर अक्रू या अराइज इन इंडिया होनी चाहिए। तो रिसीव इन इंडिया है तो सबको टैक्सेबल है, अक्रू और अराइज इन इंडिया है तो भी सबको टैक्सेबल है। फिर डीम टू भी रिसीव इन इंडिया थी कि कौन सी इनकम है जिनको मान लिया जाएगा कि इंडिया में रिसीव हुई है, चाहे कहीं भी रिसीव हो। फिर डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, तो मान लिया जाएगा कि ये इनकम इंडिया में अक्रू हुए, अराइज हुई है, वो सबको टैक्सेबल होती है। तो इन दोनों को ले जाते हुए, इन दोनों को साथ में पढ़ते हुए हमें बताना है कि कौन सी इनकम टैक्सेबल है, कौन सी नहीं है। अब मेरी बात समझिए जरा, इसको एग्जाम में कैसे लिखना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो कैसे लिखना है। अब यहाँ पे उसने हमसे कोई प्रोविजन नहीं मांगा है, समझिए, उसने कोई प्रोविजन की बात नहीं करी, उसने कोई सेक्शन की बात नहीं करी, उसने सिंपल आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है। तो आपको इसके अंदर आप कोई सेक्शंस या ये सब नोट नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है। आइए, एग्जाम में आपको कैसे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन देना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन आपको लिखना है। सबसे पहले तो, वैसे अगर ये नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एज पर इनकम टैक्स एक्ट
1961 an income to be taxable in India during the previous year डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है सर? दो चीजों पे डिपेंड्स अपॉन, पॉइंट नंबर ए, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। एक तो ये, इसके साथ साथ एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। भाई सीधी बात है, इनकम है कौन सी? इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये आपको लिखना है एग्जाम में। अगर नहीं भी लिखते, क्योंकि क्वेश्चन कौन सा है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कोई आपसे प्रोविजंस और इसकी बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ये नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लिख दोगे तो बहुत अच्छा है। चलिए, तो हम, मुझे इसका आंसर करना है और हम इसका आंसर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, हाँ ये आपको तरीके से लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अनिरुद्ध फॉर द असेसमेंट ईयर। अब आपको असेसमेंट ईयर लिखना है, नहीं भी लिखते फाइनेंशियल लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25-26, ठीक है। अब जरा समझिए मेरे साथ साथ, उसने क्या पूछा है कि अगर ये रेजिडेंट हो, अगर ये रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी हो और नॉन रेजिडेंट हो, तो आपको ऐसे बनाना है चार्ट। एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। सर उसने हमसे पूछा है कि क्या हो वो, एक तो हो वो रेजिडेंट, एक तो रेजिडेंट का कॉलम, एक हो सर वो नॉन नॉट ऑर्डिनरी, तो एक नॉट ऑर्डिनरी का कॉलम, और एक रेजिडेंट हो वो ऑर्डिनरी का। ठीक है, समझ आया? अच्छा, दो चीजें, एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस और दूसरा किस पे डिपेंड करता है सर? दूसरा डिपेंड करता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो अब जरा समझो, मैंने यहां पे कितने कॉलम बनाए सर? मैंने यहां पे 4 कॉलम बनाए। पहला कॉलम तो टाइप ऑफ इनकम, ये वाला, मतलब ये तो पर्टिकुलर्स हो गया आपका, ये है आपका टाइप ऑफ इनकम, कि इंडियन इनकम है या फॉरेन। फिर उसके बाद फिर हम कह रहे हैं कि सर वो रेजिडेंट तो है एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, रेजिडेंट भी है और कौन सा है? ऑर्डिनरी। फिर मैं कहता हूं सर रेजिडेंट तो है एंड नॉट ऑर्डिनरी है, और तीसरा है सर अगर वो क्या हो? नॉन रेजिडेंट। बस और कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। बहुत इजी तरीके से देखो आपको समझ आएगा। और अगर आपको सारे के सारे मेरे लेक्चर्स आपने देखे हैं तो आप बहुत इजीली इसको कर पाओगे। सबसे पहले कह रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है इसको बाद में तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मान के चलो कि जब हम कोई एसेट 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं, जैसे लेट सपोज हमने एक मकान खरीदा, फ्लैट खरीदा एक, ठीक है, 10 करोड़ का, मान लेते हैं फ्लैट खरीदा 10 करोड़ का, ठीक है, और उसको मैंने बेच दिया 12 करोड़ का, तो मुझे कितना फायदा हो गया सर? 2 करोड़ का। तो ये 2 करोड़ का फायदा मेरा कैपिटल गेन होता है। क्या होता है? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब जो कैपिटल एसेट पे आपने गेन कमाया, दैट इज योर कैपिटल गेन। अगर ये 1 साल के अंदर अंदर है, हालांकि इसमें अलग अलग चीजें होती हैं, अभी मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट के लिए बता रहा हूं कि अगर 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म है, 1 साल के बाद बेचा, 1 साल के बाद, याद रखना, 1 साल के अंदर अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म है, 1 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म होगा। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आते हैं, ठीक है। पर अभी हमें इस झमेले में नहीं पड़ना, हमें तो देखना है कि क्या ये इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। कह रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, क्या बेचा उसने? शेयर्स बेचे, शेयर्स बेचे, किसके? इंडियन कंपनी के शेयर बेचे, इंडियन कंपनी के शेयर बेचे। रिसीव कहां हुई सर? रिसीव हुए जर्मनी में। अब मुझे जरा ध्यान से बताइए सोच के कि ये जो 15,000 की इनकम हुई, इसको 15,000 का गेन हुआ, ये इनकम कौन सी है? तो पहले मैं लिख देता हूं पॉइंट नंबर 1, STCG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। ठीक है। अच्छा, अब रिसीव कहां हो रहे हैं सर? रिसीव हो रहे हैं जर्मनी में। तो अगर जर्मनी में रिसीव हो रहे हैं, फर्स्ट रिसिप्ट कहां होनी चाहिए सर? अगर फर्स्ट रिसिप्ट इंडिया में है, फर्स्ट रिसिप्ट इंडिया में है तो क्या बन जाती है सर? इंडियन इनकम। लेकिन सर यहां तो उसने कह दिया कि रिसिप्ट कहां हुआ है? जर्मनी में। तो इसका मतलब क्या ये इंडियन इनकम नहीं है? मुझे सोच के बताइए कि ये 15,000 क्या मेरी इंडियन इनकम है या नहीं है? बताइए जरा सोच के। सर ये 15,000 इंडियन इनकम, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ क्या है? ये 15,000 हमारी इंडियन इनकम है। सर ये 15,000 इंडियन इनकम कैसे हो गई? ये दोस्तों, ये 15,000 इंडियन इनकम इस वजह से हो गई क्योंकि शेयर्स कौन सी कंपनी के बेचे हैं? इंडियन कंपनी के बेचे हैं। तो ये डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, वैसे डीम भी नहीं है, ये अक्रू और अराइज इन इंडिया है। याद करो हमने पढ़ा था, अगर आप किसी कंपनी के शेयर बेचते हैं और वो कौन सी कंपनी है? इंडियन कंपनी है। वो कौन सी कंपनी है? इंडियन कंपनी है। तो उसका चाहे आप पैसा कहीं भी रिसीव करो मत करो, हमें मतलब नहीं है। हम मान लेंगे ये कौन सी इनकम है? इंडियन इनकम है। क्यों? क्योंकि सर अक्रू अर्नाइज इन इंडिया है। तो इसका मतलब सर ये हो गई मेरी कौन सी? इंडियन इनकम। और मुझे बताओ, इंडियन इनकम पे तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती। इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल होती है, ऑर्डिनरी वाले को, नॉट ऑर्डिनरी वाले को और नॉन रेजिडेंट को, तीनों को ही क्या होता है सर? तीनों को ही इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। ठीक है, क्लियर है? अब आपको समझ आया? आपको दोनों चीजें देखनी है कि इनकम कौन सी है, इंडियन है या फॉरेन है, फिर किस किस को टैक्सेबल है, बस ये दो चीजें। अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी और समझ आएगा, क्योंकि इस पे तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने ही हैं। क्या ये आपको मुश्किल लग रहा है? मुझे बताओ, इजी है ना? भैया सबसे पहले पहचान लो कौन सी इनकम है। मैंने कहा कौन सी शेयर बेचे हैं? इंडियन कंपनी के। तो भाई इंडियन कंपनी के शेयर बेचे हैं मतलब पैसा कहां से निकल रहा है? इंडिया से निकल रहा है। तो अक्रू फ्रॉम इंडिया हो गया, और अक्रू फ्रॉम इंडिया हो गया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? ये इंडियन इनकम। मेरे साथ साथ पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे। पॉइंट नंबर 2 पे कह रहा है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम जापानीज कंपनी। अब देखिए बात, जापानीज कंपनी से डिविडेंड मिला, इंडिया से अराइज नहीं हुआ। अच्छा, रिसीव कहां हुआ? सर रिसीव भी हुआ जर्मनी में। तो ये कौन सी इनकम है? सर ये हो गई फॉरेन इनकम। क्योंकि सर इंडियन इनकम बनने के लिए दो बातें होनी जरूरी हैं, या तो रिसीव या डीम टू बी रिसीव, या अक्रू या डीम टू बी अक्रू। ना तो रिसीव हो रही है इंडिया में, ना अक्रू हो रही है इंडिया में, क्योंकि जापानीज कंपनी की है भाई साहब। तो इसका मतलब मैं अगर यहां पे लिखूं डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी और रिसीव्ड इन जापान, तो सर ये हो गई मेरी फॉरेन की इनकम। कौन सी हो गई सर? ये फॉरेन की इनकम। अब मुझे बताओ, अगर वो ऑर्डिनरी वाला है तो क्या फॉरेन की इनकम टैक्सेबल होती है? सर ऑर्डिनरी वाले को तो हम छोड़ते ही नहीं है, उससे तो हम दुनिया जहान की इनकम इंडिया में टैक्स कराते हैं। तो ये 10,000 इसको टैक्सेबल हो जाएंगे, ये 10,000 इसको टैक्सेबल हो जाएंगे। अब बात आती है सर नॉट ऑर्डिनरी की। क्या नॉट ऑर्डिनरी को ये 10,000 फॉरेन की इनकम इंडिया में टैक्सेबल है? सर देखिए, हमें इतना पता है दोनों में, ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, एक काम करो, पहले नॉन रेजिडेंट की बात करते हैं। 10,000 की इनकम हुई, जापानीज कंपनी के शेयर बेचे, ना ही इंडिया में रिसीव हुए, और वो पर्सन भी नॉन रेजिडेंट है, वो पर्सन भी नॉन रेजिडेंट है। क्या ये इंडियन इनकम है? नहीं सर, ये फॉरेन इनकम है। क्या फॉरेन इनकम नॉन रेजिडेंट को टैक्स होती है? नहीं सर, फॉरेन इनकम नॉन रेजिडेंट को टैक्स नहीं होती है। अब बात करते हैं सर ऑर्डिनरी वाले की। सर देखो, ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। समझिए मेरी बात को, ऑर्डिनरी, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। बस एक इनकम का डिफरेंस आएगा, और वो इनकम होती है इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन, बिजनेस या प्रोफेशन जहां कनेक्शन होगा इंडिया से, ये वो इनकम नहीं है। तो इसका मतलब ये इसको भी टैक्सेबल नहीं होगी। ये सिर्फ किसको टैक्सेबल होगी? ऑर्डिनरी वाले को, क्योंकि ऑर्डिनरी वाले को तो हम भेदभाव करते नहीं। ऑर्डिनरी वाले को तो हम इंडियन इनकम तो लेंगे ही लेंगे, फॉरेन इनकम भी लेंगे उससे। ठीक है, लेकिन नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट वाले से हम फॉरेन इनकम नहीं लेते। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे, सॉरी पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि सर रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंडन,
लंदन, डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन लंदन, लंदन में ही मिला, लेटर रेमिटेड टू इंडिया, बाद में लेकर आया। सर देखो, अगर वो बाद में लेकर आया है अप्रूव चैनल से, अप्रूव चैनल मतलब हवाले से नहीं लेकर आया, अप्रूव चैनल जो परमिटेड लीगल चैनल है, ठीक है, जिसको आप कहते हो पेपैल से लेकर आया या वायर ट्रांसफर जिसको हम कहते हैं, स्विफ्ट कोड लगता है यहाँ पे, तो उससे वो लेकर आया। तो मुझे बताओ, क्या ये इंडियन इनकम है? सर इंडियन इनकम होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, रिसीव्ड या फिर अक्रू। तो सर पहली बात तो ये प्रॉपर्टी लंदन की है, यानी इंडिया से इनकम निकली नहीं, अक्रू का तो सवाल खत्म हो जाता है। रिसीव इंडिया में हुई है, सर वो कह रहा है उसने पहले तो डिपॉजिट कर दिया था लंदन के बैंक में, बाद में इंडिया में लाया है। पहले लंदन के बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बाद में इंडिया में लाया है। तो हाँ सर, इंडिया में रिसीव तो हो गया। मुझे बताओ, क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं कि ये इंडिया में रिसीव हुई है? सर आप गलत कह रहे हो, क्योंकि रिसीव का मतलब आपने लिखाया था जहां पे फर्स्ट रिसिप्ट होता है, पहली बार जब पैसा, जो मेरा पेयर है, ये मेरा पेयर है, जब वो मुझे पैसा देगा और वो इंडिया में दे रहा है, माइंड इट, वो इंडिया के अकाउंट में लैंड कर गया पहली बार, तो वो फर्स्ट रिसिप्ट होती है। लेकिन उसने पहले आपको बता दिया कि पैसा कहां जमा हुआ, लंदन के बैंक में जमा हुआ, इसका मतलब सर फर्स्ट रिसिप्ट लंदन में हुई और उसके बाद पैसा इंडिया में आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी कट गया। तो इसका मतलब ये इंडियन इनकम नहीं है। ये कौन सी इनकम हो गई सर? फॉरेन इनकम, क्योंकि ना तो इंडिया में रिसीव हुई ना अक्रू हुई, तो ये कौन सी बन गई सर? फॉरेन इनकम। आइए लिखते हैं, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, लेटर। सर ये पूरा लिखना जरूरी है? नहीं, अगर आप एग्जाम में आपको टाइम कम है ना, तो ज्यादा मत लिखना, सिर्फ लिख देना रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी और करके लिख देना, ठीक है? पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर टाइम नहीं है, टाइम है तो पूरा लिख देना। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, लेटर रेमिटेड इन इंडिया। तो इसके बारे में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई इसमें आप पूरा लॉ बता रहे हो कि नहीं, ये डीम्ड टू बी अक्रूवलाइज्ड इन इंडिया नहीं है, ना ही रिसीव इन इंडिया है, क्योंकि फर्स्ट रिसिप्ट इंडिया में नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सी इनकम हो गई है? ये हो गई सर हमारी फॉरेन की इनकम। और फॉरेन की इनकम सिर्फ और सिर्फ किसको टैक्सेबल होती है? ऑर्डिनरी वाले को, बाकी दोनों को टैक्सेबल नहीं होती है। तो सर ये 75,000 रुपए का जो इनकम है, इस पे टैक्स हम ऑर्डिनरी वाले से मांगेंगे, ना तो इससे हम नॉन रेजिडेंट से मांगेंगे, नॉन रेजिडेंट से तो हम ले नहीं सकते फॉरेन इनकम पे, और ना ही नॉट ऑर्डिनरी वाले से मांगेंगे। क्लियर है? चलिए, अब एक बात बताइए जरा, पॉइंट नंबर 4 को पढ़िए और मुझे समझाइए क्या कहना चाह रहे हैं। बताओ जरा। कह रहा है कि डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड, इंडियन कंपनी, सर इंडियन कंपनी से मिल रहा है, अक्रू, अक्रू और राइज इन इंडिया है सर, सोचने वाली बात ही नहीं है। तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, सर ये तो सीधा सीधा क्या है सर? ये सीधा सीधा बन गया हमारी इंडियन इनकम। कौन सी इनकम बन गई सर? इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम हो गई तो आंख बंद करके सबको टैक्सेबल हो जाएगी सर। कितना कितना हजार? 6,000, 6,000, 6,000 इंडियन इनकम है तो सर सबको टैक्सेबल है। अगला नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात। अच्छा, इसके बारे में आपको मैं लिखवा भी दूंगा, टेंशन मत लो, पहले तो ये लिखो पॉइंट नंबर 5, एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड या एग्रीकल्चर लैंड नहीं है सर, एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया। बताओ, इंडिया से एग्रीकल्चर इनकम हो गई, इंडिया से एग्रीकल्चर इनकम हो गई सर। एग्रीकल्चर मतलब जब आपने खेती करी और खेती करके वो सामान को बेचा, गन्ने उगाए, गेहूं उगाए, ज्वार उगाया और इंडिया के खेत में उगाया, इंडिया के लैंड पे उगाया और उसको बेच दिया, तो ये एग्रीकल्चर इनकम है। क्या ये इंडियन इनकम है? बिल्कुल सर, ये इंडियन इनकम है। लेकिन लेकिन थम जाओ, यहां पे थोड़ा सा थम जाओ, रुको जरा, सबर करो। गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इस इनकम को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, इस एग्जाम को क्या किया हुआ है? एग्जेम्प्ट किया हुआ है। मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है, समझो मेरी बात, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे बहुत सारे जो लोग हैं गांव में, बहुत सारे जो गांव के लोग हैं, वो खेती बाड़ी का काम करते हैं
और वो खेती-बाड़ी जो करते हैं, हमारा वैसे भी आप कहते हो कि खेती प्रधान देश है, फार्मिंग हमारे लिए प्राइम सोर्स है हमारा, एग्रीकल्चर हमारे लिए मेन सोर्स है। तो उन्होंने एग्रीकल्चर को बचाने के लिए एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगाया है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगाया है। यानी इंडिया में आपको पता है बहुत सारे जैसे हरियाणा स्टेट में आप जाते हो, पंजाब में आप जाते हो, तो हरियाणा, पंजाब में आपको बहुत बड़े-बड़े फार्मर्स मिलेंगे जो करोड़ों में पैसा कमाते हैं। 5 करोड़, 2 करोड़, 6 करोड़ उनकी कमाई होती है फार्मिंग से क्योंकि बहुत बीघा ज़मीन है, उसपे खुद से काम नहीं करते वो, उन्होंने मज़दूर लगा रखे हैं, लेकिन फसल होती है उनकी, उसके बाद उनको बेचते हैं 5 करोड़, 6 करोड़। जितना भी वो बेचते हैं, उसपे 1 भी रुपया उनको टैक्स नहीं देना होता। क्यों? क्योंकि सर फार्मिंग पे, एग्रीकल्चर पे टैक्स 0 होता है, एग्ज़ेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं देना होता। यानी वो इनकम समझिए ज़रा, वो इनकम को हम मानेंगे ही नहीं कि ये इनकम है। हम उस इनकम को टैक्सेबल इनकम ही नहीं मानते, उसको कहते हैं एग्जेम्पशन, एग्जेम्प्ट कर रखा है, ठीक है? तो ये एग्जेम्प्ट इनकम है, ये किसी को भी टैक्सेबल नहीं होगी। ये हमें पढ़ना भी है, टेंशन मत लो। सेक्शन 10 में इसकी आती है एग्जेम्पशंस, तो वो हमें पढ़नी भी है, ठीक है? चलिए, आइए ज़रा टोटल लगा लो कितना हो गया सर? रेज़िडेंट वाले को तो हमने कहीं छोड़ा ही नहीं है, सब जगह टैक्स ले लिया। तो ये हो गया सर 1,06,000, तो ये हो गया सर मेरी टैक्सेबल इनकम। हाँ, नॉन रेज़िडेंट मतलब सॉरी ये नॉट ऑर्डिनरी वाला और ये दोनों तो बराबर ही है। ये हो गया सर 21,000 और 21,000 लो। मुझे बताओ कहीं भी इस पूरे क्वेश्चन में आपको कुछ लगा ऐसा कि मुश्किल है? एक बार ज़रा देख लो, पॉज़ करो वीडियो और देख लो एक बार पूरा क्वेश्चन। करना क्या है? आपको इनकम का टाइप देखना है, फिर ये देखना है कि ये इनकम किस-किस को टैक्सेबल है, बस इतना देखना है, ठीक है? और कितना सिंपल है, इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल, इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल, फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम सिर्फ ऑर्डिनरी वाले को टैक्सेबल, फॉरेन इनकम सिर्फ ऑर्डिनरी वाले को टैक्सेबल, बस यही तो है। चलिए लिखिए नोट। इंडियन इनकम, इंडियन इनकम में मैंने आपको क्या लिखाया था? रिसीव्ड या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और एक्रू और डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है? ये मेरी इंडियन इनकम होती है, आगे लिखिए। विल नॉट, सॉरी विल नॉट नहीं, विल बी टैक्सेबल टू ऑल, ऑल मतलब चाहे वो रेजिडेंट हो एंड ऑर्डिनरी, रेजिडेंट हो और ऑर्डिनरी वाला हो, या फिर वो आर एनओआर हो या फिर वो नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है? तो इंडियन इनकम जो है वो तो सबको टैक्सेबल है और फॉरेन इनकम सिर्फ किसको टैक्सेबल होगी? ऑर्डिनरी वाले को, तो ये भी लिख लो नोट टू। फॉरेन इनकम will be taxable only to resident and ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सिर्फ किसको टैक्सेबल है? ऑर्डिनरी वाले रेजिडेंट को, और किसी को भी टैक्सेबल नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट नोट 3, इसके बारे में खैर हमें बाद में डिटेल में भी पढ़ना है, फिर भी लिख लेते हैं, ठीक है? समझो जरा, एग्रीकल्चर इनकम। अब ये एग्रीकल्चर इनकम जो है ये किससे होगी? सर ये होगी जमीन से।
अब ये जमीन कहाँ हो सकती है सर? ये जमीन 2 जगह पे हो सकती है। सर या तो ये जमीन हो सकती है इन इंडिया या हो सकता है आउटसाइड इंडिया, ठीक है? अगर किसी व्यक्ति को समझिए, अगर किसी व्यक्ति को एग्रीकल्चर फार्मिंग से पैसे मिले हैं, खेती-बाड़ी करी उसने, वो सामान बेचा और उससे उसको पैसे मिले हैं और वो लैंड कहां पर है? अगर वो लैंड है इंडिया में, अगर वो लैंड है इंडिया में, तो वो इनकम हो जाएगी सर एग्जेम्प्ट। वो इनकम हो जाएगी सर एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब है जहां वो टैक्सेबल नहीं है, उसको हम टैक्स में लेकर ही नहीं आएंगे। लेकिन याद रखना, अगर वो लैंड आउटसाइड इंडिया हुआ, जैसे मान लो नेपाल में है, श्रीलंका में है, भूटान में है, क्योंकि ये सब इंडिया का पार्ट नहीं है, अमेरिका में है, लंदन में है, वहां से कहीं उसको एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, तो हम नहीं छोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको टैक्स करेंगे, तो वो टैक्सेबल होगी। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो किसका भला चाहती है? क्या वो उस किसान का भला चाहती है जो लंदन में, श्रीलंका में, नेपाल में बैठा है, या जो उस किसान का भला चाहती है जो इंडिया में बैठा है? सर ऑब्वियस बात है, जो इंडिया का किसान है उसका भला चाहती है। तो वो कहती है कि अगर खेती बाड़ी इंडिया में कर रहे हो, इंडिया के लैंड पे कर रहे हो, वहां से इनकम कमा रहे हो, तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आपने खेती बाड़ी की इनकम कमाई आउटसाइड इंडिया के लैंड से, तो हम नहीं छोड़ेंगे, फिर तो हम टैक्सेबल कर देंगे, फिर तो हम उसको क्या कर देंगे, टैक्स कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस एंड द स्कोप ऑफ टोटल इनकम एज द केस मे बी। चलो तो इसको लिख लो। लिख लिया? चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। ये भी बढ़िया मतलब मजेदार क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा। कह रहा है कि एक है मिस्टर डेविड, इंडिया का सिटीजन है जिसकी उम्र 40 साल है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ये, याद रखना गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये कहां पे काम कर रहा है सर? गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वहां पे ये काम करता है, जिसके अभी मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है। तो मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में काम करता है और कह रहा है इंडिया छोड़ के चला गया फॉर द फर्स्ट टाइम, अपनी जिंदगी में पहली बार इंडिया से गया है 31/3/2024 को, ड्यू टू हिज ट्रांसफर टू हाई कमीशन। आपको पता है हाई कमीशन क्या होता है? हाई कमीशन होती है एम्बेसी, ठीक है। एम्बेसी और हाई कमीशन में एक फर्क होता है। क्या फर्क होता है वो आप अपने आप से एक बार चेक करना। एम्बेसी और हाई कमीशन लगभग एक होती है, लेकिन दोनों में एक फर्क होता है। तो कह रहा है कहां चला गया सर? वो एम्बेसी में चला गया या हाई कमीशन में चला गया कनाडा की। ही डिड नॉट विजिट इंडिया एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25, यानी जो प्रीवियस ईयर 24-25 है समझिए, उसमें वो कभी भी इंडिया नहीं आया, क्योंकि वहीं जाके क्या कर रहा है सर? जॉब कर रहा है। ही हैज रिसीव द फॉलोइंग इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है सर हमारा? 24-25। तो ये सारी इनकम इसको रिसीव हुई है। कंप्यूट हिज ग्रॉस टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, यानी कि फाइनेंशियल ईयर हो गया 24-25। हमें ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब है कि भाई कितनी इनकम इसकी टैक्सेबल होगी, कितनी इनकम इसकी टैक्सेबल होगी, ये निकालना है। अब जरा क्वेश्चन समझिए जरा। अभी जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था, मैंने इसमें आपको कोई भी थ्योरी नहीं लिखवाई थी कि कोई प्रोविजंस, कोई बस वो 2-3 लाइनें लिखवाई थी। लेकिन यहां बात सुनिए, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अब समझिए जरा। इस क्वेश्चन में आपको उसने सिचुएशन दी है। पहले वाले क्वेश्चन में सिचुएशन नहीं दी थी, सीधा कहा था कि ये मान के चलो तो बताओ कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कौन सी नहीं होगी इनके लिए, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मेरी बात समझिए, इस वाले क्वेश्चन में उसने प्रॉपर आपको सिचुएशंस दी है। क्या दी है? कि भाई मिस्टर डेविड है, इंडिया का सिटीजन है, 40 साल की उम्र है, पहली बार इंडिया छोड़ के गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में काम करता है, हाई कमीशन यानी कि कनाडा की एम्बेसी में गया है, कनाडा की नहीं इंडिया की एम्बेसी में गया है कनाडा में। आपको पता है ना, हर देश की, दूसरे देश की एम्बेसी उसमें होती है, जैसे इंडिया में अमेरिका की एम्बेसी है और ब्रिटेन की है और केनिया की है, अलग अलग। दिल्ली में जो है चाणक्यपुरी जो जगह है वहां पे है। तो ऐसे ही कनाडा के अंदर इंडिया की हाई कमीशन है। तो इंडिया का जो हाई कमीशन या एम्बेसी है, वहां पे लोग कौन काम करते हैं सर? वहां पे इंडिया के लोग काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, ठीक है। तो ये सारी सैलरी है। अब समझिए जरा बात, ये क्वेश्चन है सिचुएशन बेस्ड,
यानी इसने आपको सिचुएशन दी है। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अब आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। उसके साथ साथ समझिए, आंसर के साथ साथ अब आपको प्रोविजंस भी कोट करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में आपको प्रोविजंस भी कोट करने पड़ेंगे क्योंकि उसने आपको सिचुएशन दी है। तो सर कब पता चलेगा? देखो, जब क्वेश्चन में सीधा सीधा आपसे पूछे कि भाई इसकी इनकम निकालो, तो आपको कोई भी प्रोविजन कोट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर करिए। पर जब वो आपको सिचुएशन बेस्ड देगा कि ऐसा है, ये है, वो है, अब बताओ क्या होगा, तब आपको इनकम टैक्स के प्रोविजन कोट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए। तो उसने हमसे मांगा क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम मांगा है। आइए मेरे साथ साथ लिखिए, कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर डेविड फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है सर। अब अगर मुझे किसी भी पर्सन की अगर मुझे इनकम निकालनी है कि कौन कौन से इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, तो दो चीजें होती है, बताओ कौन सी? एक तो टाइप ऑफ इनकम, यानी इनकम कौन सी है, कि इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। दूसरा उसका रेजिडेंशियल स्टेटस है ना। तो एक तो ये हो गया सर उसका इनकम कौन सी है। ठीक है, और एक हो जाएगी अमाउंट। लेकिन सबसे पहले मुझे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ेगा। इसीलिए तो यहाँ पे क्या है सर, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पे उसने मुझे इसका रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं बताया। इसने तो सिर्फ कहा है कि पहली बार इंडिया छोड़ के वो चला गया। तो एक तो ये होगी टाइप ऑफ इनकम, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे रुपीस, मतलब कौन सी अमाउंट है। हाँ, अब सबसे पहले चेक करो जरा, वो कब गया इंडिया छोड़ के? सर वो इंडिया छोड़ के गया 31/3/2024 को। मुझे बताइए मेरा रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? सर असेसमेंट ईयर है 25-26, यानी फाइनेंशियल ईयर हो गया 24-25। बताइए कब छोड़ के गया वो गया 31/3/2024। मुझे बताइए जरा 31/3/2024 कहां पर आएगा? शुरू में आएगा या लास्ट में आएगा? सर 31/3/2024 यहां आएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है ये, 1/4/24 से, और उससे बिल्कुल पीछे की डेट होती है सर 31/3/24। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साल भर ये इंडिया में नहीं रहा। पूरे साल भर ये इंडिया में नहीं रहा, क्योंकि उसने कहा है वापस आए नहीं। देखिए उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा है कि ही डिड नॉट विजिट इंडिया ड्यूरिंग एनी टाइम प्रीवियस ईयर 24-25 में। तो अब मैं यहां कंडीशन की बात करूं रेजिडेंशियल स्टेटस की इंडिविजुअल में, तो पहली कंडीशन होती है सर कि उसका स्टे जो है कितना होना चाहिए सर, मोर देन इक्वल टू 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर आए नहीं इंडिया में। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि सर स्टे उसका मोर देन इक्वल टू 60 डेज होना चाहिए, प्लस प्लस और क्या था कि पिछले 4 सालों में उसका स्टे कितना होना चाहिए सर, पिछले 4 सालों में उसका स्टे मोर देन इक्वल टू 365 डेज का होना चाहिए। ये भी नहीं है, क्योंकि सर ये कंडीशन जो है 60 डेज वाली, ये भी नहीं हो रही क्योंकि वो पिछले साल इंडिया में आया ही नहीं है। तो ये क्या बन गया सर? ये बन गया नॉन रेजिडेंट। तो ये हमें बताना पड़ेगा आप क्वेश्चन में कि सिंस ही इज अ नॉन रेजिडेंट, तो इसकी टैक्सेबिलिटी भी कैसे होगी? नॉन रेजिडेंट के बेसिस पे। आइए मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। बताओ समझ आया आपको क्वेश्चन? अब बताओ, क्या आपको लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन कैसे आंसर करना है आप समझ आ रहा है? वो आपको हमेशा लास्ट में मैं कराऊंगा, और ये तो फिर भी इजी है। अभी तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, सैलरी का करना है, हाउस प्रॉपर्टी का करना है, कैपिटल गेन करना है, अभी तो बहुत सारी चीजें करनी है। फिर कंबाइन करके एक बड़ा क्वेश्चन आता है, वो भी हमें करना है। आइए लिखिए, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, a person's tax liability depends upon, सर पहला, his
रेजिडेंशियल स्टेटस, सर ये लिखवाया तो था आपने, हाँ, तो भाई बार बार लिखोगे तो अच्छी बात है ना, आदत पड़ जाएगी। एंड और क्या है सर, एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, या फिर मैं कहूं द नेचर ऑफ इनकम, द नेचर ऑफ इनकम, कि भाई इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, ठीक है, ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो भैया दो चीजों पे डिपेंड करता है, इसके रेजिडेंशियल स्टेटस और नेचर ऑफ इनकम या स्कोप ऑफ इनकम पे। अब हमें बताना है कि भाई मिस्टर ए जो है, मिस्टर डेविड जो है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। आइए मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। सिंस, अब मैं ये कह रहा हूं, समझिए जरा मेरी बात, आपको ऐसा नहीं है कि मेरी लैंग्वेज कॉपी करनी है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। ऐसा नहीं है कि आपको लॉ की लैंग्वेज लिखनी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी भाषा में लिखना है, आपको लॉ को कन्वे कराना है। समझिए मेरी बात, कि जो आपका चेकर है उसको कन्वे कराना है कि हाँ आपको प्रोविजन प्रॉपरली आ गया है, आपको याद हो गया है, और उसको प्रैक्टिकली यूज करके बता सकते हो कि इस प्रोविजन को हमने यूज करा है। तो आपको उसको खाली कन्वे कराना है, अपनी लैंग्वेज में कराना है, लॉ की लैंग्वेज नहीं लिखनी है, सेक्शन कोट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। गलत, अगर सेक्शन याद है तो लिख देना, याद नहीं है तो गलत मत लिख देना, क्योंकि गलत लिखने के नंबर कटेंगे। नहीं लिखोगे, बाकी सब कुछ ठीक करा है तो आपको प्रॉपर नंबर मिलेंगे, ठीक है। आइए लिखिए, मिस्टर डेविड, since Mr. David left India on 31/3/24 and did not visit India during previous year 24-25, फुल स्टॉप। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब हो गया ही बिकम्स नॉन रेजिडेंट, ये बन गया सर नॉन रेजिडेंट, बिकॉज his stay is not equal to or more than 182 days, ठीक है, और बाय सेकंड कंडीशन, और बाय सेकंड कंडीशन his stay is not, कितना होना चाहिए सर, इक्वल टू 60 डेज, तो ये भी नहीं है, और मोर, तो दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं होती है, जिस वजह से क्या बन गया सर ये, जिस वजह से मिस्टर डेविड नॉन रेजिडेंट बन गया फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25, ठीक है। आगे लिखेंगे, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स। अब ऐसे आपको आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है तो समझाना पड़ेगा ना कि भैया देखो, टैक्सेबिलिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, रेजिडेंशियल स्टेटस और टाइप ऑफ इनकम। तो सबसे पहले तो रेजिडेंशियल स्टेटस बताया, क्या है, नॉन रेजिडेंट, क्यों, क्योंकि सर दोनों कंडीशन पूरी नहीं होती। फिर हम बता रहे हैं कि भाई एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम कौन सी टैक्सेबल होगी, लिखें अ नॉन रेजिडेंट, अच्छा एग्जाम में एनआर नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, विल बी लाइबल, नॉन रेजिडेंट को कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम। एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अ नॉन रेजिडेंट विल बी लाइबल टू टैक्स इन इंडिया, इन इंडिया फॉर फॉलोइंग इनकम्स। कौन सी इनकम सर, इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम कौन सी होती है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना इंडियन इनकम। ये इंडियन इनकम टर्म मेरा है, ये बुक में उसमें कम क्या कहते हैं, ये
इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखा हुआ, ये मेरा टर्म है, मैंने दिया है कि भाई इंडियन इनकम, ठीक है, लेकिन उसको माना क्या गया है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट सर, उसमें कहा गया है इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अच्छा, अगर यहां तक समझ आ गया है तो एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताओ समझ आ रहा है। इनकम रिसीव इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। और दूसरी इनकम कौन सी होती है सर? इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया और डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, चलिए, तो ये दो चीजें हैं। अब इसके बेस पे ये क्या बन गया सर? ये लिख लिया आपने, इसको लिख लो। ये बन गया है सर नॉन रेजिडेंट, तो यहां लिख देंगे कि ये क्या है सर? ये है नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट को कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम। अब आइए सबसे पहले वाली इनकम की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले वाली इनकम में? इसने सबसे पहले कह रहा है सर सैलरी। मुझे बताओ सैलरी जो है इसकी, सैलरी कहां से मिली है इसको? सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुझे बताओ सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रही है, क्या ये रिसीव इन इंडिया है? नहीं सर, रिसीव इन इंडिया नहीं है, क्योंकि कनाडा में काम कर रहा है, वहां रिसीव होगी। दूसरा, क्या अक्रू हो रही है इंडिया से? सर, इंडिया से अक्रू हो रही है, इंडिया की गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट दे रही है तो मतलब गवर्नमेंट कैसे देती है? गवर्नमेंट के पास पैसा आता है सर टैक्स का, तो गवर्नमेंट जो लोगों से टैक्स लेती है उसी को ही आगे वो दे रही है। तो ये तो सर इंडिया से ही निकला, ये इनकम इंडिया से निकली। इसका मतलब अगर सैलरी मिल रही है, हालांकि मैं इसको लिखवा भी चुका हूं आपको नोट्स में, अगर सैलरी मिल रही है कहां से? इंडिया से सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी मिल रही है, रिसीव हो कहीं भी मतलब नहीं है, अक्रू हो रही है इंडिया से, इसका मतलब ये हो गई सर इंडियन इनकम। ये हो गई इंडियन इनकम। और चाहे नॉन रेजिडेंट हो, इंडियन इनकम तो सबको टैक्सेबल है। इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल है। ठीक है, एक काम करो, एक यहां पे ये भी बना लो और यहां लिखेंगे हम नोट, नोट नंबर 1। इनको डिटेल में नोट में समझा देंगे। ठीक है सर, क्या एग्जाम में ये नोट देना जरूरी है? नहीं, अगर वो मांगेगा तो नोट देना जरूरी है, लेकिन ये हम अपने लिए लिख रहे हैं ताकि हमें चीजें याद रहें। पॉइंट नंबर 2, आइए जरा, सब क्या लिखा है? कह रहा फॉरेन अलाउंस, यानी कि ये जो इसको सैलरी मिल रही है, सैलरी के साथ साथ अलाउंस भी मिल रहे हैं। समझिए मेरी बात, अलाउंस क्या होते हैं समझिए, हालांकि इसको डिटेल में हमें पढ़ना है इसके बाद ही सैलरी वाले चैप्टर में। क्या होता है कि सैलरी तो हमें मिलती ही है, उसके साथ साथ कुछ अलग से पैसे मिलते हैं जिसको अलाउंस कहा जाता है। ये पैसे पर्टिकुलर खर्चों के लिए मिलते हैं। जैसे कि सैलरी तो इसकी डिफाइन हो गई 5 लाख, इसको अलाउंस मिल रहे हैं कि फॉरेन में रह रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है कि वो कहते हैं कि भाई आपकी देखिए तनख्वाह तो इतनी है, लेकिन हम आपको आने जाने का, आवन जावन का खर्चा भी देंगे, अलग से पैसे देंगे 10,000 रुपए। मान लेते हैं कि आप कहीं आर्टिकल शिप के लिए गए और उन्होंने आपको कहा ठीक है, आपकी आर्टिकल शिप की जो सैलरी है, हालांकि उसको सैलरी नहीं कहते, उसको इंटर्नशिप कहते हैं, और इंटर्नशिप में आपको क्या मिलता है, जो उसको कुछ कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुझे कमेंट करके बताना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो भी पैसे आपको मिलते हैं। तो आपने कहा कि देखो इतने पैसे मुझे चाहिए, कितने कम से कम मिल जाए। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको 2,000 रुपये दे देंगे। कितने दे देंगे? 2,000 रुपये दे देंगे महीने के। अब आप कह रहे हो 2,000 में सर क्या होगा, इतने में तो मेरा आने जाने का खर्चा हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको 1,000 रुपये अलग से अलाउंस के नाम से दे देंगे। सैलरी तो इतनी रहेगी, बाकी आपको क्या दे देंगे? अलाउंस, आने जाने का खर्चा। तो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, और आउट स्टेशन अलाउंस होता है। एक्चुअली अलाउंस जो है सैलरी के अलावा कुछ पैसे दिए जाते हैं, सैलरी के अलावा जो पैसे दिए जाते हैं फॉर अ स्पेसिफिक एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड अलाउंस। अब इसको फॉरेन अलाउंस मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि सर ये अपनी फैमिली वैमिली सबको छोड़ के या अपना देश को छोड़ के ये दूसरी कंट्री में काम कर रहा है, तो इसको तनख्वाह तो मिल रही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसे और मिल रहे हैं
फॉरेन में रहने के लिए, क्योंकि फॉरेन में खर्चा ज्यादा होता है, समझिए, अगर मैं कहूं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कि जितनी महंगाई इंडिया में है उससे ज्यादा महंगाई कहां पर है, कनाडा में। महंगाई मतलब यह है कि वहां पे डॉलर जो है, जैसे रुपीज में उसको सैलरी मिल रही है, अब रुपीज में मिल रही है, उसको कन्वर्ट करेगा डॉलर में तो बहुत कम हो जाएगी। तो अलग से पैसे दिए जा रहे हैं इसको कि भाई फॉरेन में रह रहे हो, अगर आपको इतने ही पैसे, समझो 5 लाख रुपए इंडिया में मिलेंगे तो कितनी सारी चीजें खरीद सकता है, 5 लाख रुपए रुपीज कनाडा में मिलेंगे तो डॉलर में कन्वर्ट होके कम हो जाएंगे। तो अलग से पैसे दिए जा रहे हैं, इसको कहा जाएगा फॉरेन अलाउंस। ठीक है, अब फॉरेन अलाउंस क्या है सर, कहां से मिल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रहा है। आइए लिखिए पॉइंट नंबर 2, फॉरेन अलाउंस। पॉइंट नंबर 2, क्या ये इंडियन इनकम है, बिल्कुल सर गवर्नमेंट से मिल रही है, ये इंडियन इनकम है, लेकिन लेकिन ये एग्जेम्प्ट है। सर क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि अगर, समझिए मेरी बात, अभी लिखवाऊंगा अभी, अगर कोई भी फॉरेन अलाउंस किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है और वो एम्बेसी में काम कर रहा है या आउट ऑफ इंडिया काम कर रहा है, तो जो उसको अलाउंस मिलेंगे वो एग्जेम्प्ट होंगे। सर क्या मतलब, समझ नहीं आया, कोई नहीं, ये हमें पढ़ना भी है। एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन में है ना मिक्स करके दे देते हैं सारी चीजें, वो ये सब हमें बाद में पढ़ना है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ये एक पर्सन है, ये एक सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। ठीक है, अब जरा बात समझिए, ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, ये कहां पे काम कर रहा है, इंडिया में ही काम कर रहा है। इसको क्या मिलता है गवर्नमेंट से, सर इसको गवर्नमेंट से तनख्वाह मिलती है, प्लस इसको अलाउंस मिलते हैं रहने के खाने के, जैसे डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता कहते हैं जिसको, अलाउंसेस मिलते हैं, आने जाने का, आवन जावन का खर्चा, और ये सब उसको मिलता है। तो जो भी पैसा उसको मिलेगा ये कहां पे टैक्स होगा, इंडिया में। जो भी पैसा उसको मिलेगा कहां टैक्स होगा, इंडिया में। दूसरी ओर समझिए, एक और गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, सरकारी एम्प्लॉय है, ठीक है, लेकिन ये कहां पे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है अमेरिका में। अमेरिका में क्या काम कर रहा है सर गवर्नमेंट का, सर ये अमेरिका में जो इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, वहां पे काम कर रहा है। अब जरा बात समझिए, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट से इसको क्या मिलेगी सर, तनख्वाह मिलेगी, और ये फॉरेन में रह रहा है तो इसको कुछ अलाउंसेस भी मिलेंगे। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, पहले वाला जो था, जो कि इंडिया में ही जॉब कर रहा था, सरकारी एम्प्लॉय था, उसको तो उसकी तनख्वाह भी टैक्सेबल है और जो भी अलाउंस मिलेंगे वो भी टैक्सेबल है, चाहे कितने भी मिले। दूसरी ओर अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है जो कि इंडिया से बाहर रह रहा है और काम किसका कर रहा है, गवर्नमेंट का, तो जनरली कहां पे रहेगा, इंडियन एम्बेसी में काम करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का काम इंडियन एम्बेसी में ही होगा जनरली। तो इंडिया का यानी गवर्नमेंट का, इंडिया इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, आउट ऑफ इंडिया में रह रहा है, किसी एम्बेसी एम्बेसी में काम कर रहा है, तो उसको गवर्नमेंट से तनख्वाह मिलेगी, तो तनख्वाह तो टैक्सेबल होगी, लेकिन उसको जो अलाउंस मिल रहे हैं उनको उन्होंने छोड़ दिया है और एग्जेम्प्ट कर दिया है, उन्होंने उसको छोड़ दिया है और एग्जेम्प्ट कर दिया है। यानी अगर आपका कोई भी रिश्तेदार, बात समझिए, आपका कोई भी रिश्तेदार या आप आगे चल के इंडियन गवर्नमेंट में काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में आप चले गए और आपकी पोस्टिंग हो जाती है किसी दूसरी कंट्री में, और आपको तनख्वाह मिल रही है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए, और आपको अलाउंस मिल रहे हैं अलग से 5 लाख रुपए, यानी टोटल मिल रहे हैं महीने के 10 लाख रुपए। 5 लाख रुपए अलाउंस मिल रहे हैं और 5 लाख रुपए इतने मिलते नहीं है वैसे, ठीक है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए अलाउंस मिल रहे हैं और 5 लाख रुपए आपको सैलरी मिल रही है। तो जो सैलरी आपको 5 लाख मिल रही है वो तो इंडिया में टैक्सेबल है, लेकिन जो अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं वो इंडिया में टैक्स नहीं होंगे, उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है। क्यों, क्योंकि सर एक बेनिफिट दे रखा है, कह रहे हैं कि भाई हमारे देश से दूर रह रहे हो तो हम आपको एक बेनिफिट दे देते हैं। तो ये हमें बाद में भी पढ़ना है सैलरी चैप्टर में, इसलिए थोड़ा सा पॉइंट मैंने इसमें बता दिया, लिखवा भी दूंगा इसके बारे में, टेंशन मत लो। तो सर बीइंग एन इंडियन इनकम, being an Indian income, the foreign allowance received by an SSC from the Indian government is not taxable because Indian government has given him a benefit। ठीक है, चलो, तो ये सेकेंड इनकम जो है हमारी, फॉरेन अलाउंस टैक्सेबल नहीं होंगे। अब याद रखना एक चीज, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, अगर ये प्राइवेट एम्प्लॉय होता तो टैक्सेबल होता,
कि जैसे एक रिलायंस कंपनी इंडिया की है, उसका एक एम्प्लॉई है। अब रिलायंस कह रही है कि भाई आप जाके, हमारे बिजनेस और भी जगह चल रहा है, रशिया में भी चल रहा है, मान लेते हैं अमेरिका में भी चल रहा है, आप हमारे लिए जाके अमेरिका में काम करो। याद रखना, एम्प्लॉय को इसका है रिलायंस का। अब रिलायंस उसको तनख्वाह दे रही है और अलाउंस भी दे रही है, फॉरेन अलाउंस। तो वो अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉय है। तो प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए तो दोनों टैक्सेबल है, उसको नहीं छोड़ेंगे। उसकी तनख्वाह भी टैक्सेबल होगी, उसके अलाउंस भी टैक्सेबल होंगे। सर ये तो बड़ा अजीब सा है। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। लॉ में आपने पढ़ा होगा, ऐसा ही है। तो अब क्या करें, जो है वो पढ़ना पड़ेगा। आइए जरा पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। सर कह रहा है इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट कौन सा बैंक है, इंडिया के बैंक से इंटरेस्ट कमा लिया। वाह क्या बात है, लिखिए इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक इन इंडिया। मुझे बताइए, इंडिया के बैंक से इंटरेस्ट कमाया, क्या ये इंडियन इनकम है या नहीं है? बिल्कुल सर, ये इंडियन इनकम है, क्योंकि अक्रू हो रही है इंडिया में, तो इंडिया में टैक्सेबल होगी, चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, क्योंकि इंडियन इनकम तो सबको टैक्सेबल है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 कह रहा है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल। सर एग्रीकल्चर है, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम है सर। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल, क्या ये इंडियन इनकम है या नहीं है? सर मतलब ही नहीं है, इंडियन हो फॉरेन हो हमें क्या मतलब है। सर एग्रीकल्चर की इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है। नहीं नहीं नहीं, हाँ क्या था सर, ये हमारी फॉरेन इनकम है। क्यों? क्योंकि सर एग्रीकल्चर की इनकम एग्जेम्प्ट होती है अगर लैंड होगा इंडिया में। ये इनकम आ रही है नेपाल से, ये इनकम आ रही है नेपाल से, तो सर टैक्सेबल हो जाएगी, बिल्कुल टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन ये फॉरेन इनकम है, और फॉरेन इनकम नॉन रेजिडेंट को क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। सर एक बार फिर से बता दो, फिर से बताता हूं, समझो जरा। अगर एग्रीकल्चर इनकम, देखो हमारा माइंड है ना ये घूमता है ऐसे, अच्छा ये एग्जेम्प्ट है तो इसका मतलब ये टैक्सेबल है, लेकिन आपको लॉ समझना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया से कमाई आपने, इंडिया का लैंड यूज करा, तो एग्जेम्प्ट है, कोई भी हो, रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो कोई भी हो, सबको एग्जेम्प्ट है। ठीक है। इसी वजह से अमिताभ बच्चन किसान बन गया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा गूगल पे सर्च करके। आलिया भट्ट किसान बन गई, शाहरुख खान किसान बन गया, उसकी जो बेटी है सुहाना खान वो भी किसान बन गई। सर क्यों, अभी बताऊंगा। तो एग्रीकल्चर इनकम अगर आपने इंडिया से कमाई है, इंडिया से कमाई है तो क्या होगा सर, एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वो एग्रीकल्चर इनकम आपने किसी दूसरी कंट्री से कमाई है, दूसरी कंट्री से कमाई है, तो वो टैक्सेबल है। लेकिन टैक्सेबल होने से पहले ये देखेंगे ना कि फॉरेन इनकम है या इंडियन इनकम है। सर नेपाल से इनकम आ रही है, नेपाल से इनकम आ रही है और नेपाल में ही रिसीव हुई होगी मान लेते हैं, तो फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल होती है? सर फॉरेन इनकम सिर्फ ऑर्डिनरी वाले को टैक्सेबल होती है। तो इसके लिए क्या है, ये नॉन टैक्सेबल, ये क्या है, नॉन टैक्सेबल। ठीक है। चलिए, तो पॉइंट नंबर 4, ये सारे पॉइंट मैं आपको नोट्स में भी लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। 5 कह रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल। ओहो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल, क्या ये इंडियन इनकम है फॉरेन इनकम है? हाउस प्रॉपर्टी इनकम का मतलब होता है रेंट इनकम। आप पूरा लिखना, हाउस प्रॉपर्टी एचपी मत लिखना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल, क्या ये इंडियन इनकम है फॉरेन इनकम है? सर ना तो इंडिया में रिसीव हो रही है ना ही अक्रू हो रही है, ये है फॉरेन इनकम, और फॉरेन इनकम नॉन रेजिडेंट पे टैक्सेबल नहीं होती है। सर बस इतना से ही करना था, हाँ बस इतना से ही करना था। अब ये जो नोट्स हैं ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। कितना हो गया सर टोटल टैक्सेबल उसका इंडिया में, 6 लाख रुपए। ये साल का है याद रखना, महीने का नहीं है, ये क्या है, ईयरली है। चलिए अब नोट्स लिखना शुरू करिए। सर क्या एग्जाम में भी ये नोट्स लिखने हैं? देखिए अगर ऐसे पॉइंट आते हैं ना, जैसे ये वाले जो पॉइंट आ रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर इनकम नेपाल की और ये, तो आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे एग्जाम में। ठीक है। अच्छा मैंने नीचे लिखा हुआ है, आइए जरा नोट्स लिखेंगे। नोट्स, नोट नंबर 1, मुझे बताओ नोट नंबर 1 में क्या था? सर नोट नंबर 1 में था उसकी सैलरी, और सैलरी क्या है, इंडियन इनकम, तो उसके बारे में लिखेंगे। लिखिए सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन एम्प्लॉय to an employee who render services outside India, full stop. This salary income will be accrue or arise in India. ये क्या मान लिया जाएगा कि मान क्या लिया जाएगा, ये है दिस सैलरी विल बी अक्रू और अराइज इन इंडिया एंड देयरफॉर टैक्सेबल. टैक्सेबल इन इंडिया, इसी वजह से ये इंडिया में क्या होगी सर, टैक्स करी जाएगी. ठीक है. अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था सर, दूसरा पॉइंट था उसके फॉरेन अलाउंसेस का. तो फॉरेन अलाउंसेस के लिए लिखिए एनी अलाउंसेस, याद रखना कोई भी अलाउंसेस हो, फॉरेन अलाउंस हो, ट्रांसपोर्ट हो, कन्वेंस हो, हाउस का हो, मेड का हो, कोई भी अलाउंस हो, सर्वेंट अलाउंस हो, कोई भी हो, सारे अलाउंस एग्जेम्प्ट होते हैं. लेकिन सिर्फ कब, अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और सर्विसेज दे रहा है आउटसाइड इंडिया, जो कि कहां पर होगा, एम्बेसी में. ठीक है. एनी अलाउंसेस और परक्यूजिट, ये परक्यूजिट क्या होते हैं, परक्यूजिट आप समझो ये होता है इन काइंड. जैसे कार दे दी, जैसे उसको कार दे दी, या तो उसको पैसा दे दो आवन जावन का, या फिर उसको दे दो कार. क्या दे दो, कार दे दो. तो परक्यूजिट क्या होता है, इन काइंड होती है. पढ़ेंगे बाद में डिटेल में परक्यूजिट के बारे में. पेड और अलाउड, पेड और अलाउड टू एम्प्लॉय, लेकिन ये एम्प्लॉय कौन सा होना चाहिए, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यानी अगर प्राइवेट हुआ तो उसको एग्जेम्प्ट नहीं होगा, प्राइवेट वाले से तो पैसा छीन लेंगे भैया. हु इज अच्छा, साथ में क्या होना चाहिए सर, वो सिटीजन ऑफ इंडिया. अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं हुआ तो टैक्सेबल होगा. हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, कहां दे रहा है, सर्विसेज, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, कॉमा इज एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब जो टैक्सेबल नहीं होगा, फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7. तो सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद करने की जरूरत है कि अगर अलाउंस या परक्यूजिट मिलते हैं किसी ऐसे एम्प्लॉय को जो कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और सर्विसेज दे रहा है आउटसाइड इंडिया, और साथ में ये चीज रह गई थी कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, तो फिर जो अलाउंसेस हैं उसके, सिर्फ अलाउंसेस, सैलरी नहीं, सिर्फ अलाउंसेस, वो टैक्सेबल नहीं होंगे, वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, पॉइंट नंबर 3 लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो था, क्योंकि ये तो क्या है हमारा पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट जो है ये तो इंडियन है, हमें पता है, अक्रूअराइज इन इंडिया है, तो लिखने की जरूरत नहीं है. पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे. पॉइंट नंबर 4 में क्या था सर, पॉइंट नंबर 4 में था एग्रीकल्चर इनकम, कहां से, नेपाल से, नेपाल से, नेपाल. तो लिखेंगे एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम अर्नड फ्रॉम इंडिया. अर्न फ्रॉम इंडिया का मतलब है इंडिया के लैंड से आपने कमाए हो, इज एग्जेम्प्ट, फुल स्टॉप. बट एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया विल बी टैक्सेबल, या विल बी लिखो, विल बी
ट्रीटेड एज फॉरेन इनकम। ये क्या हो जाएगी सर? फॉरेन इनकम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ना तो रिसीव इन इंडिया है, ना अक्रू और अराइज इन इंडिया है। ठीक है, विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन इनकम एंड विल बी टैक्सेबल। लेकिन ये टैक्सेबल किसकी होगी? विल बी टैक्सेबल ओनली टू रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट और वो भी कौन सा? ऑर्डिनरी वाला। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर है? पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या था सर? इनकम कहां से आ रही है? नेपाल से। लिखेंगे हाउस प्रॉपर्टी इनकम। इसका मतलब रेंटल इनकम होती है ये। फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज फॉरेन इनकम एंड हेंस नॉट टैक्सेबल। टैक्सेबल नहीं होगी। किसको? मिस्टर डेविड को। क्यों? क्योंकि मिस्टर डेविड एनआर है, नॉन रेजिडेंट। टू मिस्टर डेविड सिंस ही इज अ नॉन रेजिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। ठीक है, ये लिख लिया हो तो मुझे बताइए, फिर हम आगे करें। लिख लिया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है, घर पे करना है आपको, है। और 15 मैं बाद में कराऊंगा, मतलब अगली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। कह रहा है एक्सप्लेन इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, ये 1961 है, 2000 नहीं है, 1961। कह रहा है एज पर द इंसिडेंस, यानी प्रोविजन जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के, कह रहा है कि इफ एक नॉन रेजिडेंट है ए, समझिए नॉन रेजिडेंट है ए, उधार लेता है एक दूसरे नॉन रेजिडेंट से, किससे? बी से, एंड इन्वेस्ट द सेम इन द शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, और वो पैसा इन्वेस्ट कर देता है कहां पे? इंडियन कंपनी के शेयर में। ठीक है, या फिर इंटरेस्ट पेपर, अच्छा अब इंडियन कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर देता है। इंटरेस्ट पेबल बाय ए टू बी विल बी टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेढ़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, पर बहुत इजी है, समझिए जरा। पहले मैं आपको सिचुएशन समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन है सर 13 क्वेश्चन है। चलिए देखिए जरा, कह रहा है कि एक है यहां पे मिस्टर ए। ये कहां रहता है सर? ये रहता है अमेरिका में। क्यों? क्योंकि सर उसने कहा है क्या है ये? सर ये है नॉन रेजिडेंट। मान लेते हैं कहां रहता है? अमेरिका में। एक है दूसरा, ठीक है, इसका नाम है मिस्टर जॉन। ठीक है, और एक और दूसरा पर्सन है, लेट सपोज इसका नाम है विक। ठीक है, ये भी कहां रहता है सर? ये रहता है यूएसए में। ए नाम नहीं है इसका नाम है जॉन। ठीक है, तो अब क्या करा समझो जरा, किसने किससे उधार लिए? कह रहा है ए ने उधार लिया, यानी कि ए ने कहा विक को कि भाई मुझे कुछ पैसा उधार दे दे। उसने कहा ठीक है, ले डॉलर में देता हूं तेरे को, $10,000 तेरे को उधार दे देता हूं। क्या दे दिया इसने? $10,000 का लोन दे दिया। तो इसके पास लोन लायबिलिटी आ गई, इसके पास लोन लायबिलिटी आ गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मैं भाई इस पे ब्याज भी दूंगा तेरे को, टेंशन मत ले। कितना ब्याज दूंगा? 10%। मान लेते हैं कितना ब्याज देगा? 10। कौन देगा? जॉन देगा। किसको? विक को देगा। ठीक है, अब समझिए जरा, ये $10,000 जो इसके पास आए, इसने क्या करा? इसको इन्वेस्ट कर दिया। कहां इन्वेस्ट कर दिया सर? इन्वेस्ट कर दिया इसने इंडियन शेयर्स में। इसलिए क्या खरीद लिया? इंडिया के किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए। ठीक है, इंडिया की किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए। अब जरा समझिए, ये जब कौन? जॉन
जब इसको यहाँ पे ब्याज देगा, क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। कितना इंटरेस्ट देगा सर, ये इसको इंटरेस्ट देगा $1000। ये किसको दे रहा है सर, विक को दे रहा है। तो ये 1000 क्या हो गया सर, विक के लिए इनकम हो गई, ये इसके लिए है इनकम। क्वेश्चन ये है कि ये जो इनकम है, ये जो इनकम है, क्या ये टैक्स होगी इंडिया में या नहीं, क्वेश्चन ये है। क्या अब आपको केस समझ आया, एक बार फिर से समझिए। एक बंदा है जॉन जो कि यूएसए में रहता है, उसने विक से कहा कि भैया भैया मैंने $10,000 का लोन दे दीजिए। उसने उसको $10,000 का लोन दे दिया, किसने, विक ने। लेकिन विक ने कहा भैया कि भैया मैं तेने $10,000 का लोन तो दे रहा हूं, लेकिन इस पे मुझे 10% का क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। ठीक है, अब जॉन ने क्या करा, वो $10,000 लेके इंडिया के शेयर मार्केट में लगा दिए। मान लेते हैं रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए। अब जॉन ने जो उधार ली थी $10,000, उस पे $1,000 का ब्याज पे कर रहा है, किसको, विक को। तो विक को ₹1,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। ये इंटरेस्ट इनकम हो गई किसके लिए, विक के लिए। क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि ये जो $1,000 इसको इनकम मिली, क्या ये इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है। ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, मुझे बताओ। अच्छा चलो वैसे सोच के बताओ, दो लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं, आपस में लेन देन कर रहे हैं, ले तू उधार ले ले, तू ले ले, फिर वो उसको इंटरेस्ट दे रहा है। क्या इंडियन गवर्नमेंट उस पर जाके टैक्स मांग लेगी, खुद सोचो। इसको दूसरे तरीके से कहता हूं, इसको दूसरे तरीके से समझो। आपको पता आज के टाइम पे आप मेटा के और टेस्ला के शेयर आराम से खरीद सकते हो इंडिया में बैठे बैठे, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आपने आपने अपने रिश्तेदार से पैसा उधार ले लिया, मान लेते हैं 10 लाख रुपए ले लिए उधार, और आपने ऐप के थ्रू वो पैसा मेटा के शेयर में यानी फेसबुक के शेयर में लगा दिया। समझिए, आपने वो पैसा उधार लिया 10 लाख रुपए, और वो 10 लाख रुपए आपने मेटा के शेयर में लगा दिया, फेसबुक के शेयर में लगा दिया। ठीक है, अब आप अपने रिश्तेदार को उस 10 लाख पे ब्याज पे कर रहे हो, लेट सपोज 1 लाख रुपए। तो वो 1 लाख रुपए रिश्तेदार की इनकम है। अब अमेरिका वाले जाकर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ये 1 लाख रुपए अमेरिका में टैक्स होने चाहिए। क्या इस बात में कोई सेंस बनती है, नहीं बनती सर। सेम यहां पे भी है कि भैया दो लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं या किसी कंट्री में बैठे हुए हैं, आपस में लोन ले रहे हैं, दे रहे हैं, उसको ब्याज दे रहा है, पैसा भले इंडिया में उसने लगा दिया हो, पर भाई वो तो आपस की लेन देन है ना उनकी। क्या हम इंडिया वाले जाके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाके उनसे कहेगी क्योंकि तुमने इंडिया में पैसा लगाया है तो तुम हमें उस ब्याज पे इनकम टैक्स यहां दो, नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ये याद रखना, ये दोनों कौन होने चाहिए, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी रेजिडेंट हुआ तो चीजें बदल जाएंगी। हालांकि इसके लिए दोनों में से एक नहीं, ये भी नॉन रेजिडेंट है और ये भी नॉन रेजिडेंट है। अब इसको लिख लो, ये फोटो जो मैंने बनाई है, अगर आपने बना ली है मेरे साथ साथ तो अच्छी बात है, नहीं बनाई तो बना लो। ये क्वेश्चन क्या है सर, ये क्वेश्चन है केस बेस। अब आपको यहां प्रॉपर प्रोविजन लिखने पड़ेंगे, तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा प्रोविजन, फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन का फैक्ट्स क्या है, और तीसरा आपको कंक्लूजन। ऐसे करके आपको आंसर देना है। आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से आपको आंसर करना है। ठीक है, लिख लिया, बना लिया, पॉज करके बना लो यार, टाइम मेरे को टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलिए, तो सबसे पहले आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा। आइए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोविजन लिखेंगे, ऐसे करके लाइन डाल देना, एग्जाम में भी प्रॉपर ऐसे ही प्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, आगे लिखिए, एन इंटरेस्ट इनकम will be deemed to be accrue or arise in India। ये एक पॉइंट था, याद करो, जहां मान लिया जाएगा कि इंटरेस्ट इंडिया में अक्रू हुआ है। अराइज इन इंडिया इफ सच इंटरेस्ट इज पेबल बाय अगर कौन पे करेगा, अगर आपने लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ तो है, अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा।
अगर वो पे करता है कौन, पॉइंट नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है, समझिए जरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है तो सीधी बात है कि कहां से जा रहा है, इंडिया से जा रहा है, अक्रू हो गया इंडिया में, टैक्सेबल हो जाएगा, कोई भी हो, इंडियन इनकम है, टैक्सेबल। ठीक है, और वो कौन पे करे, रेजिडेंट ऑफ इंडिया या रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए, अगर ये जॉन नॉन रेजिडेंट ना होके रेजिडेंट बन जाता या रेजिडेंट होता, समझिए, अगर ये दोनों लोग अमेरिका में बैठे होते, जिसमें से एक पर्सन जो है वो रेजिडेंट है इंडिया में आता रहता है, समझिए, ये दोनों में से अगर जॉन रेजिडेंट बन गया, इंडिया में आता रहता है, तो अब जो $1000 दिए इसने विक को, अब जो $1000 दिए इसने विक को, ये टैक्स हो जाएंगे इंडिया में, ये टैक्स हो जाएंगे इंडिया में, अगर वो पैसा कहां लगा है, इंडिया में लगा है, अगर वो पैसा कहां लगा है, इंडिया में लगा है। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो किसने पे करा सर, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी फिर तो टैक्सेबल है, अगर रेजिडेंट ऑफ इंडिया देगा तो भी टैक्सेबल है। अब इसका है एक एक्सेप्शन, जरा समझिए, एक्चुअली सारा क्वेश्चन इसी एक्सेप्शन के ऊपर बेस्ड है। एक्सेप्शन का मतलब होता है सर इस रूल का उल्टा, एक्सेप्शन हमेशा होता है जो भी रूल है उसका उल्टा। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन रेजिडेंट वाले केस में है, लिखिए, द इंटरेस्ट will not be taxable, the interest will not be taxable if paid by, पे कौन कर रहा है, पेड बाय रेजिडेंट, चाहे उसको कौन पे करे, रेजिडेंट पे करे। याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन किसके लिए है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। अब रेजिडेंट में आप पर्सन समझो, कंपनी समझो, कुछ भी समझो, द इंटरेस्ट विल नॉट बी टैक्सेबल इफ पेड बाय रेजिडेंट इन इंडिया। अच्छा, रेजिडेंट कौन सा होना चाहिए सर, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, आगे लिखिए, व्हेन, ऐसे लिखना बुलेट में, व्हेन सच मनी, व्हेन सच मनी बोरोड, जो उधार लिया है पैसा, यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन, कैरिड ऑन, कैरिड, और अर्निंग एनी सोर्स, अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम, ये वैसे मैं आपको लिखवा चुका हूं, अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम, ब्रैकेट में लिख देना, शेयर मार्केट, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ठीक है, क्या मतलब हुआ, समझिए जरा, वैसे तो जनरल रूल ये है कि अगर कोई रेजिडेंट उधार पैसा दे रहा है, ठीक है, सॉरी उधार पैसे नहीं दे रहा, कोई रेजिडेंट ब्याज दे रहा है, कोई रेजिडेंट क्या है वो इंटरेस्ट दे रहा है, किसको दे रहा है सर, किसी को भी दे, फर्क नहीं पड़ता, चाहे रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, किसी को भी दे, जनरली नॉन रेजिडेंट की बात हो रही है। अगर एक रेजिडेंट जो है किसी को पैसा देता है ब्याज का, ठीक है, और वो पैसा जो है इंडिया में यूज हो रहा है, वो पैसा इंडिया में यूज हो रहा है, तो वो पैसा क्या होता है सर, टैक्सेबल होता है, वो पैसा क्या होता है सर, टैक्सेबल होता है, मतलब इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होता है। लेकिन एक केस है, एक्सेप्शन है, जहां पे वो पैसा टैक्सेबल नहीं होगा। तो बात क्लियर हुई कि भैया अगर कोई भी रेजिडेंट पैसा देगा, किसको, किसी को भी दे, ठीक है, किस चीज का पैसा दे रहा है, ब्याज का पैसा दे रहा है, ब्याज का पैसा दे रहा है, तो वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वो पैसा इंडिया में यूज हो रहा है, अगर वो पैसा जो उधार का है वो पैसा इंडिया में यूज हो रहा है, जो मनी बोरोड है वो इंडिया में यूज हो रहा है, अगर वो इंडिया में यूज हो रहा है तो फिर वो उधार का पैसा
तो फिर वो उधार का पैसा क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा, विल नॉट बी टैक्सेबल। ठीक है, अभी इसकी समरी लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। अच्छा, एक और एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, लिखिए, इंटरेस्ट पेड बाय, कौन पे कर रहा है, नॉन रेजिडेंट। याद रखना, इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है, नॉन रेजिडेंट। किसको पे कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। पेयर कौन है सर, पेयर है नॉन रेजिडेंट, समझना, पेयर है नॉन रेजिडेंट, इज टैक्सेबल। वो जो ब्याज की इनकम है अब वो टैक्सेबल हो जाएगी, कब, व्हेन, बुलेट में लिखना, बुलेट में, व्हेन सच सम बोरोड, जो पैसा यूज करा गया, उधार लिया, यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया। सर कुछ दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा है ना, कंफ्यूजन हो रही है समझने में। मैं इसकी समरी लिखवाता हूं, फिर क्लियर होगा आपको। पहले तो इतना लिख लो, लिख लिया, चलिए देखो जरा, अगर मैं इसकी समरी बनाऊं तो समरी में मैं क्या कहूंगा, समरी में मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो पैसा पे किसने करा है, पेयर कौन है सर, पेयर या तो रेजिडेंट होगा, अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो छोड़ दो, उसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है, वो तो टैक्सेबल है। या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, पेयर या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट। अब जरा बात समझिए, अगर जो रेजिडेंट है, अगर वो रेजिडेंट है, ठीक है, तो हमें यह देखना है कि पैसा यूज कहां हो रहा है, जो उधार का पैसा है वो यूज कहां हो रहा है, पेयर, पेयर किसका सर, इंटरेस्ट का, वो पैसा यूज कहां हो रहा है, रेजिडेंट पे कर रहा है, वो पैसा यूज कहां हो रहा है, अगर वो पैसा यूज हो रहा है मनी बोरोड, यूज इन इंडिया, अगर वो इंडिया में यूज हो रहा है, ठीक है, किस लिए यूज हो रहा है सर, किसी भी पर्पस के लिए, चाहे बिजनेस हो और प्रोफेशन, चाहे बिजनेस हो और प्रोफेशन, या फिर एनी अदर सोर्स, एनी अदर सोर्स, तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा, क्या होगा सर, एग्जेम्प्ट होगा, यानी जो ब्याज की इनकम है वो एग्जेम्प्ट होगी। सर मैं इसकी अगर कंडीशन बना के आपको बताऊं तो जरा समझो कि एक पर्सन है जिसका नाम है राज, ये कौन है सर, ये इंडिया में रहता है, रेजिडेंट है, ठीक है, इसने क्या करा, इसका एक रिश्तेदार था, ठीक है, इसका एक रिश्तेदार था, लेट सपोज इसका नाम है जय, ठीक है, इसके एक रिश्तेदार है जय शंकर भाई साहब, जय हो शंकर भगवान की। तो जय शंकर भाई साहब से इसने क्या ले लिया, उधार ले लिया। अच्छा जयशंकर कौन है सर, जयशंकर कोई भी हो, बाही भले ये नॉन रेजिडेंट हो या रेजिडेंट हो, ठीक है, इसने क्या करा, इसको उधार दे दिया, तो इसके पास कितने पैसे आ गए, मान लेते हैं 10 लाख रुपए आ गए। अब ये इसको क्या पे कर रहा है सर, ये इसको ब्याज पे कर रहा है, कितना ब्याज पे कर रहा है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पे कर रहा है। 1 लाख रुपए क्या पे कर रहा है सर, इंटरेस्ट। अब जरा समझिए, जरा समझिए, ये 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए कहां यूज हुए, इसकी बात हो रही है। सर ये यूज कहां हो रहे हैं, सर ये यूज हो रहे हैं इंडिया में। किस लिए यूज हो रहे हैं, चाहे तो आप इसको बिजनेस या प्रोफेशन में यूज करो, चाहे तो बिजनेस या प्रोफेशन में यूज करो, या एनी अदर सोर्स, एनी अदर सोर्स, ठीक है। तो फिर तो ये जो 1 लाख रुपए दिए हैं, ये जो 1 लाख रुपए दिए हैं, समझिए, ये 1 लाख रुपए जो दिए हैं, ये बन जाएगी फॉरेन इनकम। क्या बन जाएगी, फॉरेन इनकम। और फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल होगी, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट को, यानी अगर ये रेजिडेंट बन गया तो टैक्सेबल है, और अगर ये नॉन रेजिडेंट है तो इसके लिए क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसके लिए क्या हो जाएगी सर, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बात क्लियर है। अब जरा समझो दूसरी ओर,
अगर ये हुआ नॉन रेजिडेंट, पेयर कौन है? नॉन रेजिडेंट। अच्छा, मनी बोरोड है। अगर ये समझो मनी बोरोड यूज्ड आउटसाइड इंडिया, अगर ये पैसा इंडिया के बाहर यूज हुआ, अगर ये पैसा इंडिया के बाहर यूज हुआ, तो उस केस में ये इंटरेस्ट क्या बन जाएगी सर? ये इंटरेस्ट बन जाएगा इंडियन इनकम। ये इंटरेस्ट बन जाएगा इंडियन इनकम। और आपको पता है इंडियन इनकम तो सबको टैक्सेबल होती है। सर एक बार फिर से समझाना, देखो जरा। पेयर कौन है? रेजिडेंट है। पेयर कौन है? रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट जो है वो पेयर है, इसका मतलब इसी ने उधार लिया होगा। ये पैसा उधार लेके कहां यूज करा? इसने इंडिया में यूज करा, बिजनेस के लिए या एनी अदर सोर्सेज में। तो फिर ये जो ब्याज पे कर रहा है, ये ब्याज जो है वो फॉरेन इनकम हो जाएगी, और फॉरेन इनकम सिर्फ रेजिडेंट को टैक्सेबल होती है। इसका मतलब क्या हो गया? एग्जेम्प्ट टू नॉन रेजिडेंट। ठीक है, एग्जेम्प्ट होगी नॉन रेजिडेंट के लिए। अगर ये पैसा जो था रेजिडेंट पे कर रहा है, अगर ये पैसा उसने आउटसाइड इंडिया यूज करा होता, मान लेते हैं मेटा के शेयर में लगा दिए, तो फिर ये जो ब्याज पे कर रहा है ये हो जाएगी इंडियन इनकम, और ये सबको टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। दूसरी ओर एक काम करते हैं, इसको यहां से हटा के मैं यहां लिखता हूं, पेयर जो है नॉन रेजिडेंट है। पेयर है नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब बात समझिए जरा। पेयर कौन है? नॉन रेजिडेंट। तो जो पैसा है वो यूज कहां हो रहा है, समझिए जरा। मनी बोरोड यूज्ड इन इंडिया। मनी बोरोड यूज इन इंडिया, किस लिए? याद रखना यहां पे सिर्फ एक ही चीज है, बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है। तो फिर ये क्या बन जाएगा सर? अगर ये बिजनेस और प्रोफेशन के लिए है, अगर ये बिजनेस और प्रोफेशन के लिए है, ठीक है, तो ये बन जाएगी इंडियन इनकम। ये बन जाएगी इंडियन इनकम। सर लेकिन यहां तो आपने बताया था कि ये फॉरेन इनकम होगी। बिल्कुल। देखो, दूसरी जो पहला वाला केस है ना रेजिडेंट, वहां पे उल्टा है और यहां उल्टा है, दोनों में बातें उल्टी हैं। वहां पे वो बन जाएगी फॉरेन इनकम अगर रेजिडेंट पे कर रहा है, और यहां बन जाएगी वो इंडियन इनकम। इसीलिए तो क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है। लेकिन याद रखना यहां पे सिर्फ क्या बात हुई है कि इंडिया में पैसा कहां लगा हो? बिजनेस या प्रोफेशन में। यानी किसी और चीज में लगा होगा तो इंडियन इनकम नहीं होगी, फिर वो क्या बन जाएगी? फॉरेन इनकम। यानी मैं कह सकता हूं कि मनी बोरोड यूज्ड आउटसाइड इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया यूज करा है तो भैया हमें कोई मतलब नहीं है, ये बन जाएगी फॉरेन इनकम। ये बन जाएगी फॉरेन इनकम। बताओ समझ आया? नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार 2-3 बार पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और फिर भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट में मुझे पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा। चलिए साहब, हुआ क्या एक बार समझते हैं कि सर एक था मिस्टर जॉन, क्योंकि दोनों नॉन रेजिडेंट है, एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट से उधार लिया, और उस उधार के पैसे को उसने इंडिया की शेयर मार्केट में लगा दिया। अब मुझे बताओ, दो चीजें हैं, इंडिया के शेयर मार्केट में लगाया, या तो बिजनेस में लगाएगा या फिर किस में लगाएगा? एनी अदर सोर्स। तो यहां पे सर इसने बिजनेस में नहीं लगाया है, इसने कहां लगाया है? एनी अदर सोर्स में। ठीक है। अब मेरा कौन से वाले में लाई करेगा? इसमें वाले में। सर पेयर कौन है? पेयर 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 है सर, ये रहा नॉन रेजिडेंट, इसमें आ गए। पैसा यूज कहां हो रहा है? सर पैसा यूज हो रहा है इंडिया में। अब इंडिया में कहां यूज हो रहा है? सर क्या बिजनेस में यूज हो रहा है? अगर बिजनेस में यूज हो गया तो क्या बनेगी? इंडियन इनकम। अगर बिजनेस में यूज हुआ तो इंडियन इनकम। लेकिन कहां यूज हो रहा है? सर ये बिजनेस के अलावा कहीं और यूज हो रहा है, मतलब शेयर खरीदने में यूज हो रहा है, मतलब क्या बन गई ये? फॉरेन इनकम। क्या बन गई? फॉरेन इनकम। एक काम करना, इसको ऐसे लिखना कि भाई जो मनी जो है वो कहां यूज करा? इंडिया में यूज करा, बिजनेस
और प्रोफेशन के लिए। अगर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है तो इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम है तो सबको टैक्सेबल है। और इसके अलावा अगर कहीं यूज हो रहा है एनी अदर सोर्स, तो क्या बन जाएगी सर? ये फॉरेन इनकम, ये बन जाएगी आपकी फॉरेन इनकम। अब जरा देखो हमारे केस में क्या हो रहा है। हमारे केस में पेयर कौन है सर? नॉन रेजिडेंट। पैसा कहां यूज हो रहा है? इंडिया में। लेकिन कहां यूज हो रहा है? एनी अदर सोर्स, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, तो मतलब क्या बन गई? फॉरेन इनकम। और फॉरेन इनकम नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल नहीं होती है। ठीक है, चलिए तो पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, फैक्ट्स ऑफ द केसेस। आइए मेरे साथ साथ केसेस के फैक्ट्स लिखेंगे हम। पॉइंट नंबर 2, फैक्ट्स ऑफ केस। आइए मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। एज पर द गिवन केस, द गिवन केस, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी बोथ आर नॉन रेजिडेंट, बोथ आर नॉन रेजिडेंट। पर मुझे तो पेयर देखना होता। पेयर कौन है यहां पे सर? पेयर है मिस्टर ए। ठीक है, लिखिए, बट वी ओनली चेक हु इज द पेयर। पेयर किस चीज का? इंटरेस्ट का। पेयर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि कौन है? मिस्टर ए, क्योंकि मिस्टर ए ने उधार लिया है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। ऑल्सो मनी बोरोड, money borrowed is used, is used by Mr. A, by Mr. A in India। ठीक है, कहां यूज करा सर? इसने इंडिया में यूज करा फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि बिजनेस प्रोफेशन में यूज नहीं करा, फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन इंडिया, या इन इंडियन कंपनी, इन इंडियन कंपनी। ठीक है, आगे लिखिए, इन इंडियन कंपनी, फुल स्टॉप मत लगाना, एंड नॉट फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। तो सर हमारा केस ये कहता है, हमारा केस ये कहता है, या मैं हमारा प्रोविजन जो है इनकम टैक्स का ये कहता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट, अगर कोई नॉन रेजिडेंट ब्याज पे कर रहा है, और वो जो पैसा था कहाँ यूज हुआ है? इंडिया में। दो बातें हैं, या तो बिजनेस में यूज होगा या एनी अदर सोर्स। अगर तो बिजनेस में यूज हुआ, अगर वो पैसा तो बिजनेस में यूज हुआ, तो उस पर जो ब्याज जाएगा वो इंडिया में टैक्सेबल हो, इंडियन इनकम हो जाएगी। ठीक है, वो इंडियन इनकम हो जाएगी। फिर दूसरा, अगर वो पैसा बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा कहीं यूज हो रहा है, इंडिया में यूज हो, इंडिया में यूज हो लेकिन बिजनेस प्रोफेशन में यूज नहीं हो रहा, तो फिर वो ब्याज का पैसा फॉरेन इनकम बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी सर? फॉरेन इनकम। ठीक है, चलिए लिखिए कंक्लूजन, पॉइंट नंबर 3। तो बताओ इस केस में क्या हुआ सर? इस केस में ये फॉरेन इनकम बनी, और फॉरेन इनकम जो है वो नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल नहीं होती है। लिखिए कंक्लूजन। कंक्लूजन हम बताएंगे, द इंटरेस्ट इज पेड by a non-resident and the money borrowed, the money borrowed is used in India for
एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए लगाया हो, अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा, अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन, फुल स्टॉप, देन दिस इंटरेस्ट income will be considered as not deemed to accrue or arise, not deemed to accrue or arise in India, जिसको हम कहेंगे फॉरेन इनकम। याद रखना है, फॉरेन इनकम और इंडियन इनकम मेरा वो पार्ट है, मतलब मैंने बताया ये ताकि समझ इजीली आ जाए, लेकिन लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हो गई सर फॉरेन इनकम, ठीक है। आगे लिखेंगे, देयरफॉर नॉट टैक्सेबल टू मिस्टर बी बिकॉज ही इज अ नॉन रेजिडेंट, क्योंकि नॉन रेजिडेंट को फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती, बिकॉज ही इज अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25, ठीक है। चलिए साहब, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है, अगर आप देख सकते हैं तो क्वेश्चन 14 में मैंने आंसर दिया हुआ है, ठीक है। वैसे कंक्लूजन केस बिल्कुल वैसे दिया हुआ है, ऐसे ही आपको लिखना है। क्वेश्चन 15 भी मैं आपसे कहूंगा कि एक बार ट्राई करना, हालांकि आपसे होगा नहीं पर ट्राई करना, गलत कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार ट्राई करना, ठीक है। चलिए, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। अब रेगुलरली मैं आपकी क्लास अपलोड करता रहूंगा, हफ्ते में कम से कम 3 क्लासेस तो मैं ज़रूर आपकी अपलोड करूंगा। होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा, आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्या आपको इसमें लगता है कि मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूं वो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए सब कुछ पढ़ लेना, क्योंकि मैंने आपको बार बार ये बात बोली है कि इनकम टैक्स बिल्कुल भूल जाओगे अगर साथ साथ नहीं पढ़ोगे, साथ साथ रिवाइज नहीं करोगे। बहुत बड़ा है इनकम टैक्स, बहुत बड़ा है, आपके केस में तो बहुत छोटा आएगा इंटर में, लेकिन है बहुत बड़ा, तो आपको अभी से ही पूरा पढ़ना पड़ेगा ताकि उसको आप कंटेन कर सको, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, लाइफ एंजॉय करते रहिए, अच्छे अच्छे काम करिए। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।